हेलो फ्रेंड्स, आपका सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ फार्मेसी और मैं सुचिता वाजपेयी। आज के टॉपिक है हमारा न्यूट्रलाइजेशन कर्व पार्ट 3 ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। आज मैं आपको बताऊंगी न्यूट्रलाइजेशन कर्व के बारे में, या फिर अपन कह सकते हैं टाइप्स ऑफ टाइट्रेशंस। ठीक, इनको समझने के पहले हमें सबसे पहले समझना होगा कि टाइट्रेशन कर्व होती क्या है। टाइट्रेशन कर्व इज प्लॉटेड बिटवीन पीएच ऑफ एनालाइट एंड द वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड। ये एक प्लॉट है, साइड में मैं आपको दिखा रही हूं। किस किस के बीच का प्लॉट है? ये है पीएच ऑफ एनालाइट के बीच का और वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट जो है हमारा वाई एक्सिस पे रहता है और पीएच एक्स एक्सिस पे हमारा पीएच ऑफ एनालाइट होती है। एनालाइट की जो पीएच और वॉल्यूम जो हम टाइट्रेंट का ऐड कर रहे हैं, इसके बीच में जो प्लॉटिंग होती है, इन दोनों से जो प्लॉट बनता है या जो कर्व हमें मिलता है उसे हम कहते हैं टाइट्रेशन कर्व। अब टाइट्रेशन कर्व को समझने के बाद हमें क्या समझने की जरूरत है? सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि पीएच टाइट्रेशन कर्व्स क्या होते हैं। क्योंकि इसमें पीएच की बात हुई है तो हमें पीएच टाइट्रेशन कर्व को भी समझना बहुत जरूरी है। When you carry out a simple titration, जब आप सिंपल टाइट्रेशन कैरी आउट करते हो, आप इंडिकेटर डालते हो, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट ऐड करते हो, एनालाइट के अंदर कंसंट्रेशन नोन करते हो, क्या होता है जैसे जैसे आप इंडिकेट न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आने होता है, इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर देता है। उसको हम नॉर्मली एंड पॉइंट कहते हैं। बट इक्विवेलेंस पॉइंट एक्चुअली में कब आता है? जब दोनों जो सॉल्यूशंस आप मिला रहे हो वो एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में हो, मतलब बिल्कुल एक बराबर हो, तब आता है इक्विवेलेंस पॉइंट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैं अभी बताऊंगी। एंड पॉइंट कब आता है? जब इंडिकेटर चेंज हो जाता है। ठीक, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पर एंड पॉइंट आ जाता है कि इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर देता है और हमें पता चल जाता है कि वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट और जो एनालाइट है हमारा कंसेंट्रेशन वो एक जैसा हो गया है। वो होता है टाइट्रेशन का एंड पॉइंट। ठीक, पर इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है? जब दोनों ही सॉल्यूशंस एक सेम मात्रा में मिल गए हो, वो होता है हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट। अब आते हैं अपन टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन के ऊपर। ठीक, टाइट्रेशन के 4 टाइप्स हैं, जिनके जो न्यूट्रलाइजेशन कर्व अपन जिन्हें कहते हैं, टाइट्रेशन के 4 टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइट्रेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सेकेंड, टाइट्रेशन बिटवीन weak acid and strong base. Third, titration between strong acid and weak base. और number 4, titration between weak acid and weak base. ये हैं 4 टाइप्स टाइट्रेशन के, जिन्हें अपन न्यूट्रलाइजेशन कर्व के अंदर भी हम पढ़ते हैं। सबसे पहले टाइप के बारे में बात करते हैं, टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। अभी मैं आपको साइड में एक प्लॉट दिखा रही हूं, इस साइड में आप देखिए ध्यान से। एक प्लॉट बना हुआ है, दिख रहा है किस किस के बीच में रिएक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया HCl और स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया हमने NaOH। तो स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, ये तो हमको पता है। ठीक, तो ईच मॉलिक्यूल ऑफ एसिड रिएक्ट्स विथ ईच मॉलिक्यूल ऑफ बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो है ईच मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है एक दूसरे के साथ, क्या बनाने के लिए? साल्ट एंड वाटर। एट द एंड ऑफ द रिएक्शन नो मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड और बेस एग्जिस्ट। कोई भी मॉलिक्यूल एसिड और बेस का एग्जिस्ट नहीं होता है। एवरी मॉलिक्यूलर इन द रिएक्शन हैज कंप्लीटली रिएक्टेड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ये किसकी कहानी है? ये कहानी है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, जहां पर दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों क्या करते हैं? उनके सारे मॉलिक्यूल्स पूरी तरीके से रिएक्ट करते हैं साल्ट और वाटर बनाने के लिए। ठीक, आगे चलते हैं। किस किस के बीच में हम करवा रहे हैं रिएक्शन? स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा लिया है हमने? HCl। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा लिया है? NaOH। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। आगे चलते हैं। इफ वी टेक, अगर हम लेते हैं 1 नॉर्मल HCl एंड ग्रेजुअली एडेड 0.1 नॉर्मल NaOH। 0.1 नॉर्मल HCl लेंगे और 0.1 नॉर्मली हम क्या ऐड करेंगे? NaOH उसमें ऐड करेंगे। ठीक, फिर क्या होगा? धीरे धीरे रिएक्शन प्रोग्रेस करता है। ठीक है, एक पॉइंट ये आता है कि पूरा पूरा हम धीरे धीरे उसको क्या करने लगते हैं? ऐड करने लगते हैं, और वो क्या बनाने लगता है? ईच मॉलिक्यूल रिएक्ट करके क्या बनाता है? साल्ट एंड वाटर। कौन सा साल्ट बन रहा है यहाँ पर?
NaCl बन रहा है। ड्यूरिंग द रिएक्शन पूरे मॉलिक्यूल इसके रिएक्ट करेंगे। मैंने पहले ही बता दिया, एक भी मॉलिक्यूल लेफ्ट आउट नहीं होगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, इसीलिए पूरे रिएक्ट करते हैं और NaCl बनाते हैं। और जो भी pH चेंज हम लोग डिटेक्ट करते हैं उसमें जो साल्ट बन रहा है वो बिल्कुल कोई भी हिंड्रेंस नहीं करता क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बन रहा होता है, इसलिए वो कोई बिल्कुल भी pH को ऑल्टर नहीं करता है क्योंकि वो किससे बन रहा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। तो अपन ये समझे कि अगर भाई कर्व हमारा प्लॉट जो है वो डिस्टर्ब होगा क्योंकि भाई साल्ट बन रहा है, वो कहीं डिस्टर्ब ना कर दे, उसके आयन कहीं टूट ना जाए, तो ऐसा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केसेस में नहीं होता है। प्लॉट आपको साइड में दिख रहा है, उसको ध्यान से देखते रहिए, मैं उसको अब समझाने वाली हूँ। ठीक, if we start plotting a pH of analyte against volume of 0.1 normal NaOH that we are adding from the burette, हम NaOH को किस में रखा है, हम लोगों ने उसको ब्यूरेट में भर रखा है, वो है वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, वो है हमारा टाइट्रेंट। और HCl को कहाँ रख रखा है हमने, हमारे कोनिकल फ्लास्क में रख रखा है। ठीक, जिसमें हम धीरे धीरे 0.1 नॉर्मल NaOH जो है वो एसिड में ऐड करेंगे। और एसिड में अपन ने और क्या चीज डाल रखी है, इंडिकेटर डाल रखा है। ठीक, तो अब हमारा टाइट्रेशन शुरू हुआ। इंडिकेटर के और इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कौन सा इंडिकेटर यूज होता है इसमें, है ना। तो मैं बस डायरेक्ट अपन प्लॉट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो प्लॉट देखो आपको दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहे होंगे एक तरफ है हमारा pH ऑफ एनालाइट और दूसरी तरफ है हमारा वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। तो हाँ, मैं प्लॉट की तरफ देखिए, एक तरफ हमने बनाया है pH ऑफ एनालाइट और दूसरी तरफ हमने लिखा हुआ है y एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। प्लॉट पे देखिएगा ध्यान से, एक पहले नीचे से जो है कर्व स्टार्ट हुआ है और फिर एक स्टीप हमने एक स्ट्रेट लाइन मिली है और देन फिर हमारा लेफ्ट हैंड साइड कर्व फिर से चला गया है। क्या हो रहा है इसमें ये हो रहा है कि जो pH है, जो हमारी pH है वो एसिडिक मीडियम की है। ठीक, एनालाइट की जो pH है वो एसिडिक है क्योंकि उसमें अपना HCl भर रखा और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसकी कम होगी 1 या 2 होगी वैल्यू, तो 2 वैल्यू दिख रही है। फिर धीरे से जैसे जैसे अपन NaOH ऐड करते जाते हैं, क्या निकलते जाता है, धीरे धीरे एसिडिक जो है वो थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। पहले में हमें सबसे ज्यादा मिलेगी एसिडिक वैल्यू, क्यों, पॉइंट 1 पे देखिए, एसिडिक वैल्यू सबसे ज्यादा मिलेगी, क्यों, क्योंकि भले ही हम ऐड कर रहे हो थोड़ा बहुत NaOH ड्रॉप बाय ड्रॉप, पर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव हाइड्रोनियम आयन जैसे दैट इज H3O+ आयंस, क्या होगा, एसिडिक ही रहेगी क्योंकि उनका प्रीडोमिनेंस होगा। वो जल्दी से तो न्यूट्रलाइज होंगे नहीं, तो उनका प्रीडोमिनेंस रहेगा, इसलिए वहां पर पॉइंट 1 पे जो हमारी pH होगी वो एसिडिक होती है। ठीक, फिर धीरे धीरे अपन बढ़ते हैं, आप आइए पॉइंट 2 की तरफ। ये पॉइंट जस्ट नियर है हमारे न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के। ठीक, या फिर कह सकते हैं अपन इक्विवेलेंस पॉइंट के बिल्कुल जस्ट करीब है। तो यहां पे क्या होगा, अभी थोड़ा बहुत बीच में होगी pH, और जैसे इक्विवेलेंस पॉइंट पे पहुंचेगी pH क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी, इक्वलाइज हो जाएगी, इक्विवेलेंस आ जाएगा, pH हो जाएगी 7। ठीक, उसके बाद क्या होगा, अब ये हो क्यों रही है, मैंने आपको पॉइंट 1 बता दिया था। पॉइंट 2 में क्या रहता है, जस्ट बिफोर रहती है। पॉइंट 3 में क्या होता है, पॉइंट 3 में यह होता है कि वो जस्ट इक्वलाइजेशन पॉइंट पे पहुंच जाती है, उसकी pH 7 हो जाती है। पॉइंट 4 पे क्या होता है, और पॉइंट 3 पे ऐसा क्या होता है, पहले बताया मैंने, pH उसकी 7 हो गई, NaOH और HCl बराबर हो गए और यहाँ पे साल्ट बन गया, पर यहाँ पे साल्ट बिल्कुल भी pH को हिंडर नहीं करता है पॉइंट 4 पर। तो क्या होता है, धीरे धीरे अगर जब हम एक्सिस में NaOH को ऐड करने लगते हैं तो वो किस में टर्न हो जाती है, pH बेसिक में टर्न हो जाती है और एक्सिस ऑफ OH आयन हमें मिल जाते हैं क्योंकि हम एक्स्ट्रा NaOH ऐड करने लगते हैं और pH चेंज हो जाती है इनटू बेसिक मीडियम। न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट कहाँ आया हमारा, 3rd पॉइंट पे आया जहां पे pH बराबर थी, NaCl बना, फिर भी उसने हमारे pH को कोई भी हिंड्रेंस नहीं किया क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ साल्ट था, इसलिए वो डिसोशिएट नहीं हुआ और उसने बिल्कुल pH को हिंड्रेंस नहीं की। अब आते हैं अपन दूसरे टाइट्रेशन प्लॉट पे, वो क्या होगा, वो किस किस के बीच में प्लॉट हो रहा है, टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस प्लॉट साइड में दिख रहा है आपको, फिर से देखिए, पहले नीचे से प्लॉट शुरू हुआ है, pH एसिडिक है, बट
यहाँ पे पीएच थोड़ी सी ऊपर है, स्ट्रॉन्ग के जैसी 1 या 2 पर नहीं है, थोड़ी सी ऊपर होगी क्योंकि ये वीक एसिड है। फिर भी 0.1 पे हाइड्रोनियम आयन ज्यादा होंगे, प्रीडोमिनेंट होंगे, और वो इसलिए होंगे क्योंकि अभी वीक एसिड है बट वो हाइड्रोनियम आयन तो बना ही सकता है, और उसमें अभी हमारा स्ट्रॉन्ग बेस जस्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप हुआ है। तो समुद्र में अगर धीरे धीरे बूंद डाली जाए तो एकदम से तो समुद्र चेंज हो नहीं जाएगा ना, तो वैसी बात है। तो इसलिए धीरे धीरे डलता है, तो भी जो है अभी स्टार्टिंग पॉइंट पर कोई चेंज नहीं होता है। प्रीडोमिनेंस होती है H3O प्लस आयंस की, दैट इज हाइड्रोनियम आयन की, तो वो अभी एसिडिक होती है उसकी पीएच। फिर धीरे से आता है अपन 0.2 के ऊपर हमारा कर्व। 0.2 में क्या होता है, जस्ट नियर टू न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। अभी पीएच का कुछ वो नहीं है, जस्ट नियर है न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पर, पीएच ऊपर नीचे हो रही है। फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट, दैट इज इक्विवेलेंस पॉइंट। यहां क्या हो रहा होता है, यहां पर ये हो रहा होता है कि पीएच तो थोड़ी सी एसिडिक रहती है, ठीक है। पीएच क्या होती है, थोड़ी सी। 0.2 सेकेंड में क्या हो रहा है, 0.2 सेकेंड में है जस्ट पॉइंट नियर टू द न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, तो यहाँ पे अभी पीएच का कोई वो नहीं है, वो ऊपर नीचे हो रही है। थर्ड पॉइंट पे क्या आ जाता है, हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट हो जाता है, जहां पे एसिटिक एसिड और NaOH दोनों क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। मैं प्लॉट भी दिखा रही हूं, और एक नीचे में जो है, एक साइड में मेरा प्लॉट आपको दिख रहा होगा और दूसरी साइड में मैं आपको केमिकल रिएक्शन भी दिखा रही हूँ, ठीक है ना, कि पॉइंट वाइज केमिकल रिएक्शन कैसे आ रहे हैं, तो आप वो देखते चलिए। नीचे में रिएक्शन दिखा रही हूँ और साइड में मैं आपको प्लॉट दिखा रही हूँ, ठीक। तो क्या हुआ, रिएक्शन हुआ और हाइड्रोनियम आयन पहले पॉइंट में बन गया, दूसरे पॉइंट में इक्विवेलेंस पॉइंट के पास पहुंच गया, और तीसरे में इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे क्या केमिकल रिएक्शन हो गया, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो गया, और क्या बनाया उसने, ऑब्वियसली बात है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं सॉल्ट। उन्होंने बनाया सॉल्ट, बन गया सॉल्ट। पर अब ये सॉल्ट क्या करेगा, ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, ये डिसोशिएट होगा, ठीक। ये डिसोशिएट होगा, जो सॉल्ट बना हुआ है C6H12 ये क्या होगा, डिसोशिएट होगा, और इसके डिसोशिएशन के कारण ही पीएच क्या हो जाएगी, बेसिक होगी, ठीक। यहाँ पे पीएच क्यों बेसिक दिखाएगा, क्योंकि जो साल्ट बन रहा है वो है पीएच पे ऊपर क्या करेगा, पीएच को ऑल्टर करेगा, और तभी पीएच जो है वो बेसिक होगी। नेक्स्ट प्लॉट आता है, अपन आते हैं टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के ऊपर। अब हमें लेना है स्ट्रॉन्ग एसिड, पहले हमने लिया था स्ट्रॉन्ग वीक एसिड, ठीक है। अब लेंगे अपन स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल ले लिया अपन ने HCl, और वीक बेस का ले लिया NH3। ओके, क्या करना है, फिर से प्लॉट किस किस के बीच में बनाए, पीएच ऑफ एनालाइट और वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट के बीच में बनाए। सभी में प्लॉट पीएच ऑफ एनालाइट और टाइट्रेंट के बीच में ही बनेगा, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट के बीच में ही बनेगा। फिर से देखिए आप, पीएच ऑफ एनालाइट लो रहेगी, क्यों, क्योंकि ये क्या है, इसमें अपन क्या करेंगे, ड्रॉप डालेंगे, तो पीएच ऑफ एनालाइट क्या रहेगी, थोड़ी सी डाउन रहेगी, लो रहेगी। धीरे से देखो, ध्यान से देखती चलिए क्या क्या हो रहा है। HCl प्लस H2O गिव्स H3O प्लस Cl माइनस आयंस दे रहे हैं। फिर NH3 प्लस H3O हाइड्रोनियम आयन और फर्दर रिएक्ट करते हैं, वो NH4 प्लस H2O दे रहा है, ठीक। तो ये चल रहा है, इसलिए फर्स्ट पॉइंट पे पीएच जो है वो थोड़ी सी लो है, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन हो रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बीच में। 0.2 कहां पहुंचा, देखिए कर्व में 0.2 पहुंच गया हमारा नियर टू द इक्विवेलेंस पॉइंट। 0.3 पर क्या हो रहा है, यहां पर देखते हैं। 0.3 में क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, HCl इज इक्वल टू HCl। पीएच इज नॉट न्यूट्रल, पीएच है 5.5। क्यों हो रही है पीएच 5.5, क्योंकि इक्विवेलेंस पॉइंट पे NH4 बन रहा है Cl माइनस के साथ, ठीक। और NH4 क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है वीक बेस का। अब जब एसिड बन रहा है तो हम कैसे सोच सकते हैं कि यहाँ पे जो है पीएच बेसिक होगी या न्यूट्रल होगी, नहीं सोच सकते। इसलिए पीएच क्या है, पीएच जो है वो एसिडिक है 5.5 है, ठीक। बन गया NH3 बन गया, H2O बन गया। ये फर्दर रिएक्ट होता है क्योंकि इक्विवेलेंस पॉइंट पे NH4 हो रहा है, तो वो क्या है, कॉन्जुगेट एक एसिड है, तो रिलेटिवली एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक। एंड दस NH4 क्या है, और रिएक्ट होगा।
है ना। किसके साथ रिएक्ट होगा, H2O के साथ रिएक्ट होगा और वो क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन बना देगा। वो हाइड्रोनियम आयन बना देगा, इसलिए यहाँ पे पीएच हो गई है 5.5। तो 0.4 पे क्या होगा, आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट हम लोग ऐड करते जाएंगे और NH3 को, तो पीएच जो है जस्ट अबव 7 पहुंचेगी, पर वो बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बेस की तरह ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगी, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन बन रहे होते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा लास्ट, दैट इज टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। इसमें क्या हो रहा है, दोनों वीक है। ठीक है, प्लॉट होगी, कर्व प्लॉट होगी, किस कौन सा वीक एसिड और वीक बेस का एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दूंगी। या मैं आपको दे रही हूं इथेनोइक एसिड जो कि वीक एसिड है, और अमोनिया जो कि एक वीक बेस है। इन दोनों का प्लॉट अपन बनाएंगे। पर एक बात याद रखना है, यहां पर एनालाइट होगा हमारा वीक बेस, दैट इज NH3, और टाइट्रेंट होगा, जो वॉल्यूम जिसका अपन ले रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, वो होगा हमारा वीक एसिड। प्लॉट करेंगे ग्राफ, स्टार्टिंग में क्या होगा, दोनों के बीच में प्लॉट करेंगे, किस किस के बीच में प्लॉट करेंगे, दैट इज पीएच ऑफ एनालाइट एंड वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। इन दोनों के बीच में प्लॉट ग्राफ किया, दोनों के दोनों जो है वो वीक है। ठीक है, तो इनका इक्विवेलेंस पॉइंट नियर पीएच 7 ही होगा, दोनों वीक है। कुछ ज्यादा कुछ इनके इक्विवेलेंस पॉइंट पे नहीं होता है, बट हाँ इनके इक्विवेलेंस पॉइंट को अपन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों वीक है, इसलिए बहुत ज्यादा रिएक्शन वगैरह कुछ शो नहीं करते हैं ज्यादा, है ना। इक्वली वीक है दोनों, इसलिए बहुत ज्यादा कुछ प्लॉट में भी दिखाई नहीं देता। तो ये हो गए हमारे 4 टाइप ऑफ टाइट्रेशन। कौन से, टाइट्रेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, टाइट्रेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, टाइट्रेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, और 4th टाइट्रेशन बिटवीन वीक एसिड एंड वीक बेस। ये हो गए 4 हमारे टाइट्रेशन। आई होप आपको समझ में आया हो, और इसे न्यूट्रलाइजेशन कर्व भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, बाकी सारी वीडियोस जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ टाइट्रेशन हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ये सारे मेरे वीडियोस हैं जिनमें मैंने इसी तरीके से आपको समझाया हुआ है। आप लोग प्लीज जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, उन्हें भी देखिए। आई होप आपको वो भी इजिली जो है बातें समझा पाए एनालिसिस के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज फंडामेंटल ऑफ फार्मेसी। थैंक यू।